दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबू मोटू और डॉक्टर अफलातून। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है लंबू मोटू की। तो पढ़ते हैं इसको। डॉक्टर अफलातून। एक सुबह, धीरू काका, काफी देर से सुन रहा हूँ पड़ोस में यह शोर कैसा मच रहा है। धीरू काका से क्या पूछता है, क्या तुझे नहीं मालूम बैरिस्टर साहब का लड़का सोनू खो गया है। हाँ, मामला तो 6 साल के लड़के का ही है, लेकिन वहां पर एक अनोखा हंगामा पैदा हो गया है। अनोखा हंगामा? हाँ बेटवा, यह बात अभी मैं तुम दोनों को बताने ही वाला था कि आप खुद ही पूछ बैठे। दरअसल अभी कुछ देर पहले 70 वर्ष से भी अधिक उम्र का लगने वाला बूढ़ा बैरिस्टर साहब के पास आया और वह पापा पापा करता हुआ बैरिस्टर साहब के किसी बच्चे की तरह लिपट कर रोने लगा। पापा पापा हूँ, पापा पापा। अरे अरे, यह क्या करते हो तुम? कौन हो तुम? और पापा, मैं पापा हूँ तुम्हारा। पापा, मैं सोनू हूँ। हाँ पापा, मैं सोनू हूँ। मुझे एक आदमी अपने साथ ले गया था। हाँ पापा। पागल बुड्ढा है, उफ। बैरिस्टर साहब के बड़े बेटे ने उस बूढ़े को जबरदस्ती बैरिस्टर साहब से अलग किया। अरे हटो, परेशान मत करो पापा को। नहीं भैया, भैया मैं सोनू हूँ भैया, तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं? पापा प्यार नहीं करते, तुम भी डांट रहे हो। ओह मम्मी देखो, शेखर भैया मुझे पापा से अलग कर रहे हैं। मुझे कोई भी प्यार नहीं कर रहा। मम्मी, मम्मी मुझे प्यार करो, मैं आ रहा हूँ। अरे उधर कहाँ जा रहे हो पागल बुड्ढे? बदमाश, न जाने कौन से पागल खाने से छुटकर आया है। मम्मी, शेखर भैया को रोको। देखो वह मुझे आपसे भी नहीं मिलने दे रहे। उफ, क्या मुसीबत है। अजीब पागल है, इतना बूढ़ा आदमी खुद को 6 साल का बच्चा समझ रहा है, आखिर क्यों? दीदी, ओह क्या हो गया तुम सबको? मैं कल दोपहर के बाद घर लौटा हूँ। तुमने तुमने यह तो पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ चला गया था, घर क्यों नहीं आया, और अब कैसे घर आ चुका हूँ। बल्कि तुम सब डांट रहे हो मुझे, न प्यार करते हो न गोदी में उठाते हो। पर ये अपने आप को सोनू क्यों बता रहा है? शेखर, इस पागल बुड्ढे को हमारे पास लाओ। ए चलो। पापा ए सुनो, तुम अपने आप को सोनू क्यों कह रहे हो? जानते हो सोनू 6 साल का छोटा बच्चा है। और तुम, क्या यह नहीं दिख रहा है तुम्हें कि तुम 70-80 साल के बुढ़े हो? मैं सोनू, मुझे नहीं पता कि मैं बूढ़ा कैसे हो गया। यह कपड़े कहाँ से आ गए, मैं बड़ा कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। पर मेरे अच्छे पापा, मैं आपका सोनू हूँ। प्लीज मुझे प्यार करो पापा, अब मत सताओ मुझे। अच्छा, अगर तुम सोनू हो तो यह तुम्हें साबित करना होगा। शेखर जाओ, सोनू के स्कूल का बस्ता ले आओ। हम इस बूढ़े से ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब सोनू के अतिरिक्त कोई अन्य दे ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, इस नोटबुक में किस विषय का काम किया हुआ है और कहाँ तक? यह गणित की नोटबुक है। 10वीं प्रश्न माला के 8 सवाल किए हुए हैं, इसमें 8वां सवाल अधूरा है क्योंकि यह समझ नहीं आ रहा था मुझे। इसने सच बताया, लेकिन अच्छा, कल सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तब मैंने सोनू से कुछ कहा था। अगर तुम सोनू हो तो बताओ क्या कहा था मैंने? आपने कहा था पापा कि अगर इस बार भी मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन के से पास हुआ तो आप मुझे छोटी साइकिल उपहार में देंगे। अगर मैंने साइकिल के साथ रिस्ट वॉच लेने का वायदा तो लिया था आपसे, ठीक? उस समय कमरे में सोनू ही था मेरे सामने, इसलिए उफ। तो यह क्या 70 वर्ष से भी अधिक उम्र का बूढ़ा मेरा सोनू है? मगर यह कैसे हो सकता है? फिर बैरिस्टर साहब ने पड़ोस के सभी लोगों तथा बच्चों को बुलाया। उस बूढ़े से उन सब के बारे में पूछा। यह मोन्टो है, परसों यह मुझसे एक शर्त आ रहा था जिससे 5 चॉकलेट इस पर उधार है। और सुनील ने परसों ही मेरी विज्ञान की नोटबुक ली थी ताकि मेरी नोटबुक से देखकर 10वें पाठ के प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में उतार सके। और दीदी, आपके पास मैंने अपने 14 रुपये 60 पैसे जोड़े हुए हैं जिससे कि मैंने क्रिकेट का बैट खरीद कर लाना है। हाँ सच। लेकिन तुम मेरे सोनू हो तो बूढ़े कैसे हो गए? बस यही बात तो मुझे मालूम नहीं। सुबह सुबह कल जब मैं स्कूल जा रहा था तब रास्ते में मैं एक आदमी ने मुझे रोका और बोला, देखो बच्चे, एक आदमी से मेरी शर्त लगी है। वह कहता है इस कागज के फूल में से पेट्रोल की बदबू आ रही है, जबकि मेरा दावा कि इसमें गुलाब के ताजे फूल की महक है। क्या तुम इसे सूंघ कर बता सकते हो कि कौन सी बात सच है?
मैंने वह फूल सूंघा। उसमें से जो भी महक थी वह बहुत तेज थी। उसे सूंघते ही ओह, ओह क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या था इस फूल में? घबराओ मत, पास ही एक डॉक्टर का क्लिनिक है, वहां ले चलता हूँ तुम्हें, चलो कार में बैठो। ओह मुझे नींद आ रही है, अचानक ये क्या हो गया पता नहीं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, पर अब कुछ देर पहले मैंने अपने आप को सेक्टर 1 के उस पार्क की एक बेंच पर बैठे पाया, जिसमें कि हर शाम को मैं अन्य बच्चों के साथ खेलने जाता हूँ। उस बेंच पर मैंने अपने आप को इसी अवस्था में देखा था, जिसमें कि मुझे अब आप सब देख रहे हैं। ओह यह कहाँ पहुंच गया मैं? अरे मैं तो बूढ़ा हूँ, यह कैसे हो गया? और बिटवा, पड़ोस के दूसरे लोगों की सलाह पर बैरिस्टर साहब ने पुलिस को फोन कर दिया। बस आती होगी पुलिस। बड़ा विचित्र मामला है। क्यों न बैरिस्टर साहब के यहाँ चला जाए? उस रहस्यमय बूढ़े को देखे बिना अब मेरा खाना हजम नहीं होने वाला। बैरिस्टर साहब के घर पर। आश्चर्य की बात है, यह सभी गुप्त बातें जिन्हें कि सिर्फ सोनू ही जानता था, वह भी बता दिए। इसके बोलने का अंदाज भी सोनू जैसा ही है, बस आवाज सोनू की नहीं है। ठीक है, अब मैं भी इस बुड्ढे से एक बात पूछूंगा। अच्छा बूढ़े मियाँ, यह बताओ कि अभी पिछले रविवार को जब हम दोनों को यहाँ गली में पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ पिट्ठू गरम खेलते हुए मिले थे, तब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी। अगर तुम सोनू हो तो बताओ वह क्या बात थी? पिछले रविवार को पिट्ठू गरम नहीं, नहीं लंबू भैया, पिछले रविवार को मैं गली में पिट्ठू गरम खेला तो अवश्य था, और आप दोनों को मोटरसाइकिल पर सवार होते आते हुए देखा भी था। लेकिन मैंने बस आप दोनों को नमस्ते कही थी, और आपने मेरी नमस्ते का जवाब दिया था, बात कुछ भी नहीं कही थी। बिल्कुल ठीक, सचमुच यह सोनू है, लेकिन ठीक है, इसका बोलने का अंदाज सोनू जैसा ही है। और अगर बूढ़ा सोनू बनेगा नाटक कर रहा होता, तो मेरे प्रश्न का जवाब इतने सहज ढंग से न दे पाता। यह चौंक जाता, सोचता कि मैंने नहीं सोचता कि पता नहीं रविवार को मैंने सोनू को क्या बात बताई थी, जबकि इसने बिल्कुल सहज ढंग से जवाब दिया है कि नमस्ते के अतिरिक्त उस दिन कोई बात नहीं हुई थी। इसका मतलब यह सोनू ही है, सिर्फ जिस्म इसका बूढ़ा हो गया है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस बूढ़े के सिर में सोनू का मस्तिष्क फिट हो गया है। पर कैसे कैसे हो गया यह करिश्मा? क्या रहस्य है इसका? कैसा षड्यंत्र है, यह पता लगाना होगा। अच्छा बैरिस्टर अंकल, अब आप यहाँ से भीड़ समाप्त कीजिए, ताकि पुलिस के आने से पहले हम दोनों इस बूढ़े जिस्मधारी सोनू से कुछ अन्य जानकारी हासिल कर सके। ठीक है। और फिर एक अलग कमरे में, देखो सोनू, भले ही कोई न माने, पर हम मानते हैं तुम वास्तव में सोनू ही हो। लेकिन अगर तुम यह जान चाहते हो कि बाकी सभी तुम्हें सोनू मान ले, और तुम फिर से अपना छोटा सा सुंदर शरीर, यानी कि अपना असली शरीर पा सको, तो तुम हमें पूरा सहयोग दो। धैर्य से और ध्यान से, निडर होकर हमारी कुछ बातों का जवाब दो। ठीक है, पूछो। सबसे पहले उस व्यक्ति का हुलिया बताओ जिसने तुम्हें कागज का फूल सूंघने को दिया था। वर्द जिस्मधारी सोनू उस व्यक्ति का हुलिया बताने लगा। बिटवा, तुम्हारे इंस्पेक्टर अंकल का फोन आया है। ओ अच्छा, मोटू तुम जाओ, अंकल का फोन अटेंड करो, और उन्हें यह सोनू वाला मामला भी बता देना। ठीक है। मोटू अपने फ्लैट पर पहुंचा। हेलो अंकल, मैं मोटू बोल रहा हूँ, कहिए क्या हुक्म है? मोटू, अच्छा लंबू भी तुम्हारे पास ही है ना? नहीं, वह बैरिस्टर साहब के घर में है। वहाँ एक बड़ा विचित्र गड़बड़ घोटाला हो गया है। वह मैं आपको बताऊंगा, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। यहाँ पुलिस स्टेशन पर एक बहुत आश्चर्यजनक और अनोखा मामला पेश हुआ है। मैं चाहता था कि तुम यहाँ जाओ और उस मामले को समझने की कोशिश करो। अच्छा बताइए तो सही, कैसा अनोखा मामला है? एक परिवार एक छोटे से बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन आया है। वह मुश्किल से 6 या 7 वर्ष की उम्र का लड़का गेंदा लाल नाम का 75 वर्ष की आयु का व्यक्ति बताता है। और जिस परिवार के साथ वह यहाँ आया है, उस परिवार का खुद को मुखिया और उस परिवार के बच्चों का दादा बताता है, और एक बुढ़िया को अपनी पत्नी बता रहा है। आश्चर्य, महान आश्चर्य। अंकल, एक बिल्कुल ऐसे मामले में तो मैं और लंबू उलझे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पास एक बच्चा है जो खुद को 75 वर्ष का बूढ़ा बता रहा है, और हमारे पास इतनी उम्र का एक बूढ़ा है जो खुद को 6 साल की उम्र का लड़का बता रहा है। ओह, तो इसका मतलब यह कोई षड्यंत्र है, बिल्कुल अनोखा।
मोटू उस बूढ़े आदमी को, जो खुद को 6 वर्ष का बच्चा बता रहा है, यहाँ मेरे पास ले आओ। मेरा ख्याल है जब वह बूढ़ा यहाँ पहुंचेगा तो एक नया रहस्य प्रकट होगा। इसके साथ ही यह मालूम हो जाएगा कि यह षड्यंत्र है या नाटक। ठीक अंकल, हम उस बूढ़े को लेकर आपके पास पहुंचते हैं। मोटू ने इंस्पेक्टर अंकल से वह वार्तालाप लंबू को सुनाया तो वह ही नहीं बल्कि वहां मौजूद बैरिस्टर साहब भी चौंक उठे। और वह बच्चा, अंकल ने गलत गलत नहीं कहा मोटू। उनकी बात सुनकर मुझे भी यही लगता है कि यह बूढ़ा उस बच्चे को और वह बच्चा उस इस बूढ़े को देखेगा तो निश्चय ही एक नया हंगामा पैदा हो जाएगा। हाँ तो जनाब, चलिए हमारे साथ। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। पापा, मैं भी चलूंगा। तुम्हारे ख्याल में वहाँ कैसा नया हंगामा पैदा होगा लंबू? शायद वह यह बूढ़ा और वह बच्चा दोनों एक दूसरे को देखते हंगामा मचा देंगे। दोनों का आरोप होगा कि उसने उसका जिस्म छीन लिया है। क्या मतलब? नहीं नहीं, असंभव। थाना, पुलिस स्टेशन। चलिए साहब। अंकल, कहाँ है वह बच्चा? यही है, दूसरे कमरे में। लेकिन उससे मुलाकात करवाने से पहले मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आपका नाम और उम्र? नाम सोनू, उम्र लगभग 6 साल। मैं कैम्ब्रिज स्कूल नंबर 1 में सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। इंस्पेक्टर अंकल ने जो बातें उस बूढ़े से पूछी वह सब वही बातें थी जो अब तक उस बूढ़े से लंबू, मोटू तथा अन्य लोग पूछ चुके थे। ठीक है सोनू साहब, अब उस दीवार की ओर देखिए। खट सर। है? यही है। हाँ हाँ, यही है। असंभव। अरे नहीं। हाँ हाँ, यही तो है मेरा शरीर। पापा, पापा देखो, वह मैं हूँ। पर पता नहीं कैसे मैं इस बूढ़े जिस्म में हूँ। असंभव। असंभव षड्यंत्र। जिस बच्चे सोनू के साथ उस कमरे में से एक डेढ़ व्यक्ति तथा एक युवक प्रकट हुआ, वह दोनों पिता पुत्र थे। हाँ, यह मेरे दादा हैं, यानी कि मेरे पिता यही है। और मैं गेंदा लाल हूँ, पर मेरा बूढ़ा शरीर यही है। भला अपने शरीर को पहचानने में भी कोई भूल कर सकता है? सोनू, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैंने कहा है सोनू नहीं, गेंदा मल हूँ, गेंदा लाल हूँ। और मेरे पापा तो 20 वर्ष पहले स्वर्ग से जा चुके हैं। कमाल है। देखो सोनू, बहुत हो चुका है ये नाटक। उस बूढ़े के साथ मिलकर तुमने हम सबको बेवकूफ बनाने की है जो चाल चली है। अब इस मामले को खत्म करो और सीधी तरह मान लो कि तुम सोनू हो, वरना। तमीज से बात कर लड़के, तू तो मेरे पोते से भी कम उम्र का है। अरे बेस अरे बेशरम। हरी सिंह, संभाल इस छोकरे को। देख किस लहजे में बात कर रहा है यह मुझसे। ओह, माफ करो। मुझे मेरे पागल होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। समझ नहीं आता इस 6 वर्ष के बच्चे को बाप समझूं या उस 70 वर्ष के बूढ़े को, जो कि हकीकत में मेरा बाप है पर खुद को सोनू बता रहा है। हे भगवान, क्या तमाशा ये है। बस खामोश सब बैठ जाए। अब जो कुछ मैं बोलूंगा कृपया उसे ध्यान से सुनिए और हमें अपना सहयोग दीजिए ताकि। ठहरो इंस्पेक्टर साहब, आपकी बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी जितनी कि मेरी। इसलिए उपसती सज्जनों, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जिसे सुनकर वह सारा गड़बड़ घोटाला आपकी समझ में आ जाएगा जिसने आपको परेशान कर रखा है। आश्चर्य, बंदर को इंसानों की तरह बोलते न तो कभी सुना है और न ही देखा था और न ही कभी सुना था। बंदर? अरे यह तो बोल रहा है। मगर कैसे? क्या यह भी कोई षड्यंत्र है? क्या तुम उस बूढ़े और इस बच्चे वाले गड़बड़ घोटाले वाली बात समझाओगे? जी हाँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। अपने बारे में? द पुलिस रिकॉर्ड में मेरा नाम गंगू जेब कतरे के रूप में दर्ज है और आज से 15 दिन पहले मेरे गायब हो जाने की रिपोर्ट भी इसी थाने में लिखवाई गई होगी। क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, लेकिन हमें विश्वास कैसे होगा कि तुम ही गंगू जेब कतरे हो? जिस तरह वह बूढ़ा खुद को बच्चा और यह बच्चा खुद को बूढ़ा बता रहा है और आपको इनकी बातें सुनकर इन पर विश्वास करना पड़ रहा है, तो इसी प्रकार मैं अपने यानी कि गंगू जेब कतरे के जीवन संबंधित बातों व घटनाओं को बता सकता हूँ। लेकिन मेरे स्वामी ने मुझे जल्दी वापस लौटने का आदेश दिया है, इसलिए सिर्फ मतलब की बात करूंगा। मतलब की बात यानी कि यह बात जो तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें बताई है और आदेश दिया है कि
वह बातें हमें सुनाकर वापस उसके पास लौट आओ। जी हाँ, मेरे स्वामी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं कुछ बातें आपको समझा दूं, ताकि आप उसके कारनामों पर आश्चर्य करना छोड़कर उसके आदेशों का पालन करना शुरू कर दे। आदेशों का पालन? कौन है तुम्हारा स्वामी? मेरे स्वामी का असली नाम क्या है यह मैं नहीं जानता, पर उसे डॉक्टर अफलातून कहा जाता है। इसी नाम से उसने पूरी दुनिया में मशहूर होने का फैसला किया है। वह कहता कि उससे बड़ा जीव वैज्ञानिक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अब उसकी उन सूचनाओं को ध्यान से सुनिए, जिनसे लाभ उठाने का अधिकार हर पृथ्वीवासी को प्राप्त है। सूचना नंबर 1। कोई भी व्यक्ति जो अपने वर्तमान जिस्म को पसंद नहीं करता और उससे छुटकारा पाकर कोई बढ़िया, जवान, सुंदर और स्वस्थ शरीर चाहता है, तो वह अपनी जेब में 2 किलो शुद्ध सोना भर ले और किसी बड़े दैनिक समाचार पत्र में अपना नाम, पता तथा आपकी अपनी इच्छा का विज्ञापन दे दे। डॉक्टर अफलातून के सेवक उससे संपर्क स्थापित कर लेंगे। सूचना नंबर 2। कोई भी व्यक्ति जिस पर अत्याचार हुआ हो, वह अपना नाम, पता समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दे। डॉक्टर अफलातून के सेवक उससे संपर्क स्थापित करके उससे अत्याचारी का पता ठिकाना पूछ लेंगे और उसे उसके किए की सजा देंगे। इस काम की फीस आधा किलो शुद्ध सोना है। गरीबों की सेवा मुफ्त की जाएगी। सूचना नंबर 3। आज से समस्त पृथ्वीवासी डॉक्टर अफलातून को पृथ्वी का सम्राट समझे। वह दुखियों का सहायक, वह दुष्टों का दुश्मन है। सूचना नंबर 4। प्रत्येक गरीब पृथ्वीवासी अपना पूर्ण विवरण किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दे। डॉक्टर अफलातून के सेवक हर गरीब की संभव असंभव मदद करेंगे और उसे गरीबी के दलदल से निकालकर सुखमय जीवन बिताने की सुविधा प्रदान करेंगे। सूचना नंबर 5। इन सब बातों के अतिरिक्त जिस भी व्यक्ति को जिस भी प्रकार का कष्ट हो, वह समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दे। डॉक्टर अफलातून के सेवक उसकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। यदि वह अपना दुख अथवा इच्छा प्रकाशित नहीं करवा सकता है, तो वह अपने पास पहुंचने वाले डॉक्टर अफलातून के सेवकों को मौखिक बता दे। उनकी हर प्रकार से मदद की जाएगी। इन सूचनाओं के अतिरिक्त हर देश की सरकार व दुनिया के हर समाचार पत्र के मालिकों को चेतावनी दी जाती है कि जो भी डॉक्टर अफलातून के साम्राज्य के किसी भी नागरिक को डॉक्टर अफलातून की सेवाएं हासिल करने से रोकेगा, उसे डॉक्टर अफलातून के सेवक सख्त से सख्त दंड देंगे। तुम ये सब बातें कहते हो, ऐसे रहो मानो तुम्हारी पृथ्वी का हर एक प्राणी सुन रहा हो। सावधान! डॉक्टर अफलातून पृथ्वी के सम्राट है। जिस भी राष्ट्र अथवा व्यक्ति को डॉक्टर अफलातून की अधीनता स्वीकार न हो, वह भी समाचार पत्र में विज्ञापन दे दे और डॉक्टर अफलातून के जवाब की प्रतीक्षा करे, जो कि निस्संदेह उसके लिए अशुभ और विनाशकारी साबित होगी। मानता हूं मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा रही है, लेकिन महानुभाव, इस समय मेरे जैसे 40 बंदर हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद है और खास खास जगहों पर डॉक्टर अफलातून की यह घोषणा पहुंचा रहे हैं जो मेरे मुंह से तुमने सुनी है। क्या तुम यहाँ हमें सिर्फ यह घोषणा सुनाने आए थे? इस घोषणा के साथ साथ तुम्हें यह भी बताना था कि इस बूढ़े का दिमाग इस बच्चे के सिर में है और इस बच्चे का दिमाग इस बूढ़े के सिर में फिट किया गया है। इसलिए अब परेशान और हैरान होना बंद करो और अपने दूसरे कामों में लगो। लेकिन तुम यह तो जानना ही चाहोगे कि यह कारनामा किसका है, तो सुनो। यह डॉक्टर अफलातून के दिमाग का कमाल है और अब आगे भी इसी प्रकार के अनोखे कारनामे दुनिया के लोगों का मन बहलाएंगे। इसके साथ ही मेरा काम खत्म हुआ और मैं चला। धाएं। दब। इतनी जल्दी और ऐसे नहीं जा सकते बंदर मियाँ। शाबाश मोटू, इसे भागने से रोककर तुमने हमें अनेकों उलझनों का शिकार होने से बचा लिया। अमर सिंह, एक रस्सी लाओ, फिर इस बंदर के लिए एक पिंजरे का बंदोबस्त करो। यस सर। तुम लोगों ने मुझे पकड़कर डॉक्टर अफलातून की शक्ति को ललकारा है। वह तुम्हें तुम्हारे इस क्यू करते की कड़ी सजा देगा। अब तुम यह बताओ बंदर मियाँ कि तुम हमें सहयोग दोगे या अफलातून के खौफ से अपनी अपनी जुबान बंद रखोगे। यही तो हम भी चाहते हैं बंदर मियाँ कि अफलातून भोले भाले नागरिकों को अपनी शैतानियत का शिकार बनाना छोड़कर हमसे टकराए। और फिर पुलिस मैन द्वारा लाई गई रस्सी से बंदर को कुर्सी के साथ बांध दिया गया।
जिससे लंबू के हाथ से छूटकर बंदर के भाग जाने का खतरा समाप्त हो गया। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम मुझे बंदर मत कहो। मेरा नाम गंगू है, इसलिए मुझे मेरे इसी नाम से संबोधित करो। रही बात छैयों की और अफलातून के खौफ की, तो सुनो। बंदर बनने के बाद डर नाम की चीज से अब मेरा कोई वास्ता नहीं। अफलातून भी अपने बंदरों पर कभी खपा नहीं होता, क्योंकि उसका कोई भी बंदर ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता जिससे अफलातून को कोई हानि होती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अगर आत्महत्या करना चाहूं तो वह भी नहीं कर सकता। जबकि बंदर बनने के बाद मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि मैं आत्महत्या करके अपने इस जीवन से छुटकारा पालूं। क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते तुम? क्यों? आत्महत्या करने के लिए तो तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो, फिर कैसे नहीं कर सकते आत्महत्या? क्योंकि डॉक्टर प्लातून के पास कुछ ऐसे कंप्यूटर हैं जो उसके सभी बंदरों के दिमाग से हर क्षण रेडियो तरंगों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार हम जो कुछ बोलते हैं, सुनते हैं तथा सोचते हैं, वह सब कंप्यूटरों के अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। और जैसे कि ही हमारे दिमाग में डॉक्टर प्लातून को नुकसान पहुंचाने की कोई बात याद आती है, कंप्यूटर तुरंत हमारे मस्तिष्क में पीड़ा अथवा दर्द, असहनीय कष्ट का एहसास जमा देता है। और हम सिवाय छटपटाने, तड़पने, चीखने और उस असहनीय कष्ट से मुक्ति पाने के लिए याचना करने लगते हैं। इस प्रकार जब हमारे दिमाग से डॉक्टर अफलातून को नुकसान पहुंचाने का विचार या एहसास निकल जाता है, तो हमें पल भर में उस कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम तुमसे जो सवाल पूछेंगे, अगर उनके जवाब डॉक्टर अफलातून के हल में होंगे तो तुम नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा। वैसे भी अगर मैं बताना चाहूंगा तो बता नहीं सकूंगा, क्योंकि बताने से पहले ही मैं दर्द से तड़पने लगूंगा। फिर उससे छुटकारा तभी मिलेगा जब मेरे दिमाग से तुम्हारे गलत सवाल का जवाब देने का विचार निकल जाएगा। लेकिन कष्ट सहने की स्थिति में तुम आत्महत्या तो कर ही सकते हो। नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर में दर्द से तड़पाने के अतिरिक्त क्षण भर में बेहोशी की गहरी नींद सुला भी सकते हैं। मान लो मैं किसी नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। खड़े खड़े अचानक मेरे दिमाग में नदी में कूद जाने का ख्याल आता है, तो अगले क्षण मेरी आंखों के आगे अंधकार सा फैल जाएगा और मैं चेतनाहीन होकर आराम से जमीन पर लेट जाऊंगा। फिर डॉक्टर प्लातून का कोई सेवक आकर मुझे उठा ले जाएगा या किनारे से दूर कर देगा। समय नष्ट नेक्रो लंबू मोटू, सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। अब तुम इससे पूछताछ शुरू करो। मैं बड़े अधिकारी को ट्रांसमीटर पर इस षड्यंत्र की सूचना देने जा रहा हूँ। ठीक है अंकल। अच्छा तो गंगू जी, क्या आप बता सकते हैं आपका ठिकाना कहाँ है? मेरा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। मैं पूरी तरह आजाद हूँ और किसी भी अन्य साधारण बंदर की तरह आवारागर्दी करना, अपने भोजन की व्यवस्था करना तथा रात हो जाने पर या पेट भर जाने पर विश्राम करने की इच्छा होने पर किसी भी सुविधाजनक स्थान पर पहुंचकर सो जाता हूँ और विश्राम कर लेता हूँ। लेकिन लेकिन किसी भी क्षण दिमाग में अचानक डॉक्टर अफलातून का आदेश कंप्यूटर की आवाज में गूंज उठता है, तब मुझे उस आदेश का पालन करना होता है। अच्छा, जब तुम्हें सबसे पहली बार पता चला कि तुम बंदर बन गए हो, तब तुम कहाँ थे? हुआ यूं था कि कोई एक रोज कुछ लोगों ने रिवॉल्वर दिखाकर मुझे कार में बैठने पर विवश कर दिया। उसी कार में मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके लगते मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर की छत पर था। और उस क्षण मेरी क्या हालत हुई होगी, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसने खुद को मेरी तरह बंदर बने देखा होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं लोगों को अपने बारे में बता पाता, मेरे दिमाग में कंप्यूटर की आवाज गूंजने लगी। कंप्यूटर की आवाज मेरे दिमाग में अपने आप उभर रही थी, जिसमें आश्चर्य, दुख तथा गुस्से से कांपता, विवशता से छटपटाता हुआ सुन रहा था। कंप्यूटर मुझे बता रहा था कि डॉक्टर अफलातून ने मुझे बंदर बना दिया है, अर्थात मेरा दिमाग बंदर के सिर में फिट कर दिया है और मेरे असली शरीर को किसी और काम में इस्तेमाल किया जा रहा है तथा अब से मुझे वही करना है जो करने को कहा जाएगा। इसके बाद जब मैंने विरोध किया, लाचार होकर आत्महत्या करनी चाहिए, तो मालूम हो गया कि मैं वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इस रूप में मुझे अपनी बूढ़ी अंधी माँ की सेवा करने की छूट अवश्य मिली हुई है, पर उससे बात करने तथा यह प्रकट करने की मैं उसका बेटा हूँ की मनाही है। मेरी माँ पूछती ही रह जाती है कि उसे वक्त पर भोजन देने वाला तथा उसके अन्य काम करने वाला कौन है, पर मैं उसे कुछ भी नहीं बता पाता।
अरे कौन है तू? तू रोज मुझे खाना दे जाता है, कपड़े दे जाता है, पीने को नहाने को पानी दे जाता है, पर मुंह से कभी एक शब्द नहीं बोलता। बड़ा दयालु और रहस्यमय है तू। भगवान तुझे खूब लंबी उम्र दे। नहीं माँ, लंबी नहीं, बस इतनी इतनी उम्र हो मेरी जितनी तेरी बाकी है, ताकि अंतिम क्षण तक तेरी सेवा कर सकूं। अच्छा, क्या तुमने डॉक्टर अफलातून के सेवकों को कभी देखा है? क्या वे आदमी होते हैं, और क्या उनके मस्तिष्कों पर भी डॉक्टर अफलातून का अधिकार है? डॉक्टर अफलातून के सेवक तुम लोगों जैसे साधारण आदमी ही होते हैं, और इस शहर में 8 आदमियों की एक टोली डॉक्टर अफलातून के लिए काम करती है। बूढ़े गेंदालाल तथा बच्चे सोनू का अपहरण उसी टोली के कुछ आदमियों ने मेरी आंखों के सामने किया था। कंप्यूटर के द्वारा मुझे आदेश मिला था कि मैं अपहरण करने वाले लोगों पर तब तक निगाह रखूं जब तक वे अपना काम करके चले न जाए। लेकिन मैंने फिर भी उनका पीछा करना चाहा, मगर तभी कंप्यूटर की चेतावनी मिली। नहीं गंगू, डॉक्टर अफलातून के सेवकों का पीछा मत करो, कार की छत से कूद जाओ, आदेश का पालन करो, वरना। ओह, जानता हूं अपने दिमाग में गूंजने वाले इस आदेश का पालन नहीं करूंगा तो या तो बेहोश हो जाऊंगा, या फिर सिर में असहनीय दर्द शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये बड़ी कॉमिक्स है, तो यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, और इसका जो पार्ट 2 होगा वो आपको कल मिलेगा। वैसे तो मैं पार्ट 2 साथ के साथ 1 घंटे के बाद डाल देता हूँ, लेकिन इसका सेकंड पार्ट है वो आपको कल मिलेगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।